आज हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण के बारे में तथा नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करते हैं। तो यहाँ एक बात समझनी होगी हमें कि आर्थिक कल्याण, जैसा कि आप लोगों ने नेशनल इनकम के बारे में बीए पार्ट 2 में भी पढ़ा होगा, और यहाँ हम लोग एक नया शब्द लेकर के चल रहे हैं कि आर्थिक कल्याण। जैसे सुनते रहते हैं हम लोग और देखते भी रहते हैं कि आखिर नेशनल इनकम के बारे में भी पढ़ा है, तो आर्थिक कल्याण हम लोग महसूस भी करते हैं और देखते भी हैं इसे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम लोग इसमें थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में कि आर्थिक कल्याण क्या है और राष्ट्रीय आय का इसका जुड़ाव किस तरीके से माना गया है कि राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण में संबंध जानना बहुत ज़रूरी है। अर्थात आर्थिक कल्याण किसे कहेंगे हम लोग, तो यहाँ वास्तव में आर्थिक कल्याणकारी अर्थशास्त्र जो है, जैसे हम लोग कहते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स से संबंधित है, जो सामान्य अर्थशास्त्र का ही एक अंश मान सकते हैं इसे। तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उन आर्थिक नीतियों का मूल्यांकन किया जाता है जिनका संबंध मानवीय आर्थिक कल्याण से होता है। ठीक, अब कल्याण एक आत्मगत तत्व है, अर्थात एक सब्जेक्टिव जिसे कहना चाहिए फैक्टर कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि उसका संबंध मस्तिष्क में होने वाली संतुष्टि से है। ठीक है, अर्थात आत्मगत संतुष्टि जिसे हम लोग कह रहे हैं, तो आर्थिक कल्याण से जिसका संबंध सीधा किससे मानते हैं हम लोग, मस्तिष्क से मानते हैं, अर्थात मस्तिष्क में होने वाली संतुष्टि से है। जब हम किसी वस्तु का उपभोग करने के फलस्वरूप संतुष्टि या प्रसन्नता का अनुभव करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे आर्थिक कल्याण में वृद्धि हुई है, ऐसा मानते हैं। अच्छा, प्रोफेसर पिगू ने भी एक व्यक्ति की इसी प्रकार की संतुष्टियों के योग को उन्होंने व्यक्तिगत कल्याण अर्थात इंडिविजुअल वेलफेयर कहा है। और सभी व्यक्तियों के कल्याण का योग कर दिया जाए तो हम सामाजिक कल्याण की बात करते हैं, सोशल वेलफेयर उसे कह सकते हैं। तो पिगू ने इस तरीके से स्पष्ट किया ऐसा। तो प्रोफेसर पिगू ने कल्याण शब्द के को दो रूपों में विवेचन इसका किया उन्होंने, अर्थात कुल कल्याण के बारे में और आर्थिक कल्याण के बारे में। तो कुल कल्याण के अंतर्गत जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें आर्थिक है, सामाजिक है एवं नैतिक सभी प्रकार के कल्याण का समावेश उन्होंने किया है। और उनके द्वारा इस शब्द को एक परिभाषा के रूप में परिभाषित करते हुए बताया कि आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग है जिसे हम लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में मापा जा सकता है। किस में मापते हैं इसे, लेकिन मुद्रा में, ये भी ध्यान रखने की बात है, जिसे हम किस में नापेंगे, मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है। तो ये भी पिगू के द्वारा एक परिभाषा के तौर पर इसे स्पष्ट किया गया, अर्थात इकोनॉमिक वेलफेयर इज दैट पार्ट ऑफ द सोशल वेलफेयर दैट कैन बी brought directly or indirectly into relation with the measuring rod of money। तो इसे मुद्रा के द्वारा मापा जाएगा, ये यहाँ ध्यान रखने की बात है। अब हम लोग बात करते हैं कि आर्थिक कल्याण एवं अनार्थिक कल्याण कहते हैं, या हम लोग इसे कहते हैं गैर आर्थिक कल्याण। तो ये क्या है, आर्थिक और अनार्थिक के बारे में थोड़ा सा यहाँ ध्यान करने की बात है। तो जैसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर की बात भी यहाँ करते हैं। प्रोफेसर पिगू ने कल्याण को आर्थिक तथा अनार्थिक में विभाजित किया है। तो यहाँ आर्थिक कल्याण को जो स्पष्ट किया जा सकता है उसमें कहा कि अनार्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग माना जा सकता है जिसे मुद्रा में नहीं मापा जा सकता। लेकिन इसके बावजूद पिगू ने आर्थिक कल्याण को ही ज़्यादा महत्व दिया। आगे चलकर पिगू ने ये भी स्वीकार किया कि मुद्रा के आधार पर आर्थिक और अनार्थिक कल्याण में भेद करना जो है उचित नहीं है। पिगू ने फिर आगे स्पष्ट करते हुए इसमें बताया भी है कि यहाँ मुद्रा के अर्थात पिगू ने निष्कर्ष के तौर पर कहा कि आर्थिक कल्याण में वृद्धि से कुल कल्याण में वृद्धि होती है। लेकिन आलोचकों के अनुसार हर दशा में यह सही नहीं बताया कि जैसा पिगू कह रहे हैं, ये आलोचकों ने इस बात पे कटाक्ष दिया। तो कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि आर्थिक कल्याण में तो वृद्धि, जैसे हम लोग कहते हैं आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो पर कुल कल्याण में कमी हो, ऐसा भी स्थिति आ जाती है। तो यहाँ आय में वृद्धि होने से आर्थिक कल्याण में तो वृद्धि हो सकती है, लेकिन
यदि इस बढ़ती हुई आय को शराब पे या जुए पे या वेश्यावृत्ति पर व्यय किया गया तो इससे कुल कल्याण में कमी हो जाएगी। अतः आर्थिक कल्याण को कुल कल्याण का सूचक नहीं कह सकते हैं हम लोग, या नहीं माना जा सकता है उसको, ऐसा स्पष्ट किया। तो यहाँ एक प्रश्न ये भी है कि क्या गैर आर्थिक तत्वों का कल्याण पर प्रभाव पड़ता है? तो इस विषय पर अर्थशास्त्रियों में दो मत हो गए, दो मत सामने आते हैं। एक वर्ग के अनुसार किसी व्यक्ति के कल्याण में केवल वह संतुष्टि सम्मिलित होती है जो उसे आर्थिक वस्तुओं के उपभोग से प्राप्त होती है, ये पहला विचारधारा है। दूसरे संप्रदाय के अनुसार व्यक्ति के कल्याण में केवल वह संतुष्टि सम्मिलित नहीं होती जो उसे आर्थिक वस्तुओं के उपभोग से प्राप्त होती है, बल्कि वह संतुष्टि भी शामिल होती है जो उसे गैर आर्थिक वस्तुओं के उपभोग से भी प्राप्त होती है। तो प्रोफेसर ग्राफ हुए इसमें, उन्होंने भी बताया कि आर्थिक कल्याण तत्वों पर नहीं गैर आर्थिक तत्वों पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ ये कंसेप्ट दो मतों के अनुसार क्लियर हुआ। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं कि आर्थिक कल्याण और नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में क्या संबंध है, और रिलेशन बिटवीन द इकोनॉमिक वेलफेयर एंड नेशनल इनकम की बात भी लेकर के चलते हैं। तो आर्थिक कल्याण को मुद्रा में मापा जाता है, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, और राष्ट्रीय आय को भी मुद्रा में मापा जाता है। ठीक है, तो